चलो बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट में 3D सीरीज के रेडियस के बारे में डिस्कशन चल रहा था, है ना। आपको 3D का जो कोवेलेंट रेडियस था उसका ऑर्डर तो मैंने समझा दिया था कि वहां पर स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, जो जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेट करता है। उसके बाद जेड इफेक्टिव और सिग्मा का डोमिनेशन लगभग बराबर हो जाता है, लास्ट में सिग्मा क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है। लेकिन उसी का जो मेटालिक रेडियस का ट्रेंड था उसके ऊपर डिस्कशन करना बाकी था, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनमें हम लोगों ने ट्रेंड जो देखा था वो ये था, कोवेलेंट रेडियस के अंदर जो ट्रेंड था पहले उसको बना दे रहा हूं वापस से। इस तरह से मैंने बताया था कि फेकोनी का साइज क्या रहेगा, बराबर। फिर कोवेलेंट रेडियस में शुरू से आखिरी तक लगातार साइज डिक्रीज हुआ था, और यहाँ पर निकल, कॉपर और जिंक में साइज क्या हो गया था, बढ़ गया था। मेटालिक रेडियस में क्या चेंज आएगा उसको समझिएगा। कोवेलेंट रेडियस से मेटालिक रेडियस में जाते वक्त केवल एक चेंज आएगा, वो चेंज क्या आएगा कि जो मन है, मन मतलब मैंगनीज है, मैंगनीज बड़ा हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कोवेलेंट रेडियस से मेटालिक रेडियस में जाते वक्त केवल एक चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, मन बड़ा हो जाएगा। फिर से सुनना, मन, दो चीजें बोलूंगा यहाँ पर अभी, क्योंकि अगला हम लोगों को एफ ब्लॉक पढ़ना है, तो उसमें मैं बोलूंगा सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या बोला, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मन बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो किससे बड़ा हो जाएगा, अभी अपने आसपास वाले जो दोनों एलिमेंट है, एडजेसेंट एलिमेंट, आजू बाजू वाले जो एलिमेंट है उनसे बड़ा हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड क्या मिल रहा है, कल हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा था वो ऐसा था, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, मन बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा। तो इससे तो ये ऑलरेडी बड़ा है ही है, लेकिन ये जो क्रोमियम है इससे भी क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। तो ये हम लोग किसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा, मेटालिक रेडियस के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनते रहिएगा, मेटालिक रेडियस में क्या चेंज आने वाला है, मन बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा उसके कारण पे बात करते हैं। ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटालिक रेडियस की बात हो रही है बेटे, तो मेटालिक बॉन्ड से या मेटालिक रेडियस से चेक कर रहे हैं। और यहां पर जो ट्रेंड था वो एज इट इज रहेगा, केवल एक चेंज है कल के और आज के रेडियस में। कोवेलेंट रेडियस में क्रोमियम और मैंगनीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर था, और यहां पर मन बड़ा हो जाएगा आसपास वालों से। वीक मेटालिक बॉन्ड क्या है वो अभी देखते हैं हम लोग। अब इससे एक रिजल्ट के ऊपर हम लोग जाने, कल मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, फिर से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं था, जुगाड़ था कि पहले और आखिरी एलिमेंट में से कौन बड़ा होता है बेटा, पहला एलिमेंट बड़ा होता है। स्कैंडियम और जिंक मैंने बताया था। लेकिन अब यहां पर क्या दिक्कत है कि सर वहां तो स्कैंडियम बड़ा दिख रहा था, जिंक बड़ा दिख रहा था, आपने बता दिया यहाँ तो स्कैंडियम भी बड़ा दिख रहा है, यहाँ तो जिंक भी बड़ा दिख रहा है, यहाँ मन भी बड़ा दिख रहा है। तो अब मैंगनीज को कहां पर रखें, तो ध्यान सुनना, यहां पर मेटालिक रेडियस में मन बड़ा हो जाएगा, और मन बड़ा होकर जाने मन के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा, जाने मन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एमएन जो है, मन जो है, मन का साइज बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, आजू बाजू वालों से, और आजू बाजू वालों से बड़ा होकर मन का साइज किसके बराबर हो जाएगा, जान के, मतलब जाने मन का साइज आपको याद रख लेना क्या हो जाएगा, बराबर। किसमें, मेटालिक रेडियस, किसमें, मेटालिक रेडियस। और आपसे एग्जाम में पूछे, आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की, और बोला साइज का ऑर्डर बना दीजिए, तो आपको जो साइज का ऑर्डर बनाना होगा वो कौन से साइज का ऑर्डर बनाना होगा, कोवेलेंट या मेटालिक, मेटालिक, मेटालिक को ही प्रायोरिटी दोगे। मैंने कल भी बोला था, कोवेलेंट हम सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो ग्राफ अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको एग्जाम में जो इसके लिए अप्लाई करना है वो कौन सा रेडियस अप्लाई करना है, मेटालिक रेडियस। और एनसीईआरटी डी ब्लॉक में वैल्यू भी आपको मेटालिक रेडियस की दे रखी, वैल्यूज गिवन है। अब सुनिएगा, ये जो ऑर्डर बनाया ये सिर्फ आसपास वाले एलिमेंट्स के हिसाब से बताया। अगर इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बनाने को आ गया तो एग्जैक्ट ऑर्डर बहुत हौच पौच है। पहली बात समझ में आनी चाहिए, मैंने यहाँ बोला कि मन बड़ा हो जाएगा, जान बड़ा हो जाएगा, ये वो जो भी है, एक्चुअल इसका ऑर्डर क्या होता है। ये जो जिंक होता है ना, ये जिंक और मैंगनीज, ये उठ के यहाँ आ जाते हैं ऑर्डर में। पर वो जो आप ऑर्डर बनाने को आएगा ना, तो वो ऑर्डर बनेगा नहीं आपसे, और उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछता भी नहीं। इसीलिए आपको तो सिर्फ कंसेक्यूटिव मेंबर्स के ऑर्डर पूछे जाएंगे, तो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के जो ऑर्डर है वो आपके सामने बने हुए। एग्जैक्ट ऑर्डर आपसे जब पूछ लेगा तो वैल्यू बेस्ड ही बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसके बाद कौन आएगा, ये मैंगनीज और जिंक दोनों यहाँ आ जाते हैं ऑर्डर में। बट हमें अब मैंगनीज को यहाँ नहीं रखना है, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसका साइज अपने आसपास वाले एलिमेंट से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जाने मन का साइज आपको बराबर मिलेगा। और वैसे अगर एग्जैक्ट ट्रेंड पे जाएंगे ना, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर यहाँ पर अगर एग्जैक्ट ऑर्डर बनाने है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये जिंक और मैंगनीज आ जाएगा। जिंक और मैंगनीज के बाद कौन आएगा, वेनेडियम। वेनेडियम के बाद कौन आएगा, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद कौन आएगा, कॉपर। फिर कॉपर के बाद कौन आते हैं, फेकोनी। ये ऑर्डर बनता है एग्जैक्ट ऑर्डर जब बनाते हैं। लेकिन हाँ, उतना डिफिकल्ट ऑर्डर आपसे नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शुरू में जो ट्रेंड है वो कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग है, बीच में साइज लगभग बराबर हो जाता है, और लास्ट में जाके साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद मेटालिक, अच्छा ये जो वीक मेटालिक बॉन्ड, इसकी कहानी बता देता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। मेटालिक बॉन्ड कल आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और सॉलिड स्टेट में उनका क्या होता है बेटा, क्रिस्टल लैटिस होता है। क्रिस्टल लैटिस की अगर बात की जाए तो क्रिस्टल लैटिस में से दो मैंगनीज को हमने यहां से उठा लिया सपोज, है ना, और इसको हम लोग ने मैग्नीफाई करके देखा था
कि ये एक मैंगनीज का न्यूक्लियस है या एटम है और ये दूसरे मैंगनीज का न्यूक्लियस है एटम है। मेटल में कल कोर वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, मेटेलिक बॉन्ड की कहानी समझाई थी आपको, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल हो नॉन मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो, बॉन्ड बनाता क्यों है? स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस करने की बात कर रहा होता है, स्टेबल होकर एनर्जी लूज कर रहा होता है। एक बात समझिएगा, मैंगनीज का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 4s2 3d5। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, क्या ये वाला पार्ट हाफ फुलफिल्ड सबशेल है या नहीं बेटा? है। और ये वाला हाफ फिल्ड सबशेल है या नहीं बेटा? है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसका मतलब है मैंगनीज का तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है। अगर कोई चीज पहले से स्टेबल है तो उसको ज्यादा स्टेबल होने की टेंडेंसी नहीं होगी, मतलब उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। अब ये बॉन्ड बना के भी क्या कर लेगा? बॉन्ड तो इसलिए बनाना चाहता था ताकि स्टेबल हो सके। जो चीज पहले से स्टेबल है उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी। ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं बनाएगा, बनाएगा, लेकिन टेंडेंसी कम होगी बॉन्ड बनाने। और इसीलिए मैंगनीज की जो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी वो कम होगी। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है तो इनके बीच का जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बनेगा बेटा? वीक बनेगा, ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। तो यहां पर मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। मेटालिक बॉन्ड वीक होने से क्या होगा? ये जो बाउंड्री टच होनी चाहिए थी या ओवरलैप होनी चाहिए थी, ये दूर हो जाएगी। और दूर हो जाएगी तो उससे क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसकी वजह से रेडियस भी बढ़ जाएगा। ये कहानी आती है यहाँ पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंगनीज के बारे में, क्योंकि अभी ये जो पॉइंट बताया मैंगनीज ने, यही सेम पॉइंट जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ अलग ट्रेंड दिखाएगा अपने नॉर्मल ट्रेंड से। वो भी इसी कारण होगा क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक होता है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वीक मेटालिक बॉन्डिंग हो रही होती है। और वीक मेटालिक बॉन्डिंग के बाद मैं वापस से लाइनें पूछ रहा हूँ, मन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा। और मन का साइज बढ़ के किसके बराबर हो जाएगा? जान के बराबर हो जाएगा। मतलब जाने मन का साइज बराबर मिलने वाला है। चलिए इसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक में दो ट्रेंड हमको पढ़ने, 4F सीरीज के ही दोनों ट्रेंड पढ़ने हमें। चलो बेटा ना, 3D सीरीज के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम नेक्स्ट हम लोग एफ ब्लॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। एफ ब्लॉक में क्या ट्रेंड बनता है? अभी हम लोग रेडियस में जो 6 टाइप के क्वेश्चन है उनमें से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे। पीरियड के ऊपर कल आपको सेकंड और थर्ड पीरियड बताया था एस और पी ब्लॉक में। ये फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज हो गया। मैंने बोला था पीरियड में फोर्थ पीरियड के आगे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जहां जिसकी जरूरत है एनसीईआरटी में गिवन है वो जरूर बताऊंगा आपको। ये जो एनसीईआरटी है उसमें 4F सीरीज का जो साइज का ऑर्डर है वो गिवन है। मतलब ये 6 पीरियड की बात कर रहा है। 6 पीरियड में 4F सीरीज आता है तो इसका ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम। देखिएगा ध्यान से, ब्लॉक वाइज सारा डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। अभी 4F सीरीज में सारे के सारे एलिमेंट, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होता है बेटा? मेटल्स। तो मेटल्स के लिए जनरली कौन सा रेडियस निकालते हैं? मेटालिक रेडियस। तो ये जो मैं एटॉमिक रेडियस लिख रहा हूँ, ये एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में कौन सा रेडियस है? मेटालिक रेडियस। बट एनसीईआरटी एटॉमिक रेडियस ही लिख रहा है। एटॉमिक रेडियस की जो टाइप होते हैं मेटालिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस, तो ये इनका मेटालिक रेडियस प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू एनसीईआरटी ने दे रखी है। एफ ब्लॉक उठा के देखेंगे, एफ ब्लॉक के पीरियोडिक, एफ ब्लॉक के अंदर आपको टेबल बना के दे रखा है, सबके रेडियस की वैल्यू दे रखी। वहां पर एफ ब्लॉक में 4F सीरीज में एटॉमिक रेडियस का भी वैल्यू गिवन है और इनका आयनिक रेडियस का भी वैल्यू गिवन है। इस पे तो इवन क्वेश्चन आ भी चुके, इस पे अभी तक नहीं आया, आएगा तो इसमें भी एक दिक्कत है, वो समझ में आनी चाहिए। और आयनिक रेडियस हम कौन सी स्टेट में निकाल रहे होंगे बेटा? +3। आपको एक बात जरूर पता होगी कि पूरा एफ ब्लॉक एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, चाहे वो लैंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड हो। वो कॉमन स्टेट क्या होती है? +3 स्टेट क्यों दिखाते हैं ये?
इनको आप याद करिए, किस ब्लॉक में रखा जाता है, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक के किस ग्रुप में रखा जाता है, ग्रुप 3। पूरा एफ ब्लॉक एक ग्रुप का मेंबर है और वो ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड या फिर थर्ड बी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप को मेंडलीव ने 1 नंबर दिया है, 1A या 1B, उन सबका कॉमन स्टेट 1 होता है। जिनको मेंडलीव, जैसे ग्रुप 1 जो होता है उसको मेंडलीव के हिसाब से रोमन नंबर्स में 1A लिखते हैं, इसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 1। ग्रुप 2 को क्या लिखते हैं, 2, मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2। इसको रखा गया थर्ड में, थर्ड है या थर्ड भी जो भी रखे, तो थर्ड लिखने का मतलब क्या है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। ठीक है, अब आइए यहां पर इसमें जो ट्रेंड बन रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है, पहले मैं 2-3 बातें आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। हमने 58 से लेकर 71 लिखा बेटा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स तो ये 14 एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो लैंथेनाइड्स के साथ लैंथेनम भी आपको दे देता है ना। ये लैंथेनाइड नहीं है, ये 4F सीरीज का मेंबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये साथ में दे देता है। क्यों? क्योंकि उन सबका नाम इसी के नाम पे तो रखा गया, ये सबका पप्पा है ना, तो इसको साथ में दे देता है। तो आपको अगर ये साथ में दे दे तो आपको करना क्या है, आपको बस इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से 58 से पहले लिख देना है, और जो ट्रेंड आप बाकियों का बना रहे हो उसी ट्रेंड में इसको इंक्लूड कर देना, और कोई अलग से चेंज नहीं करना। बस अपने को ये समझना था कि कभी भाई ये क्वेश्चन में आ जाए इनके साथ तो कंफ्यूज मत होना, वही ट्रेंड बनेगा जो बाकियों का ट्रेंड बन रहा है, इसको यहाँ रख के भी वही ट्रेंड आपको बना देना, कोई चेंज नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में ऐड कर दूंगा इसको भी। आइए अब आपको क्या करना है, एफ ब्लॉक के बारे में एक बात समझिएगा, जो 4F सीरीज है, 5F सीरीज है, इसको पीरियोडिक टेबल में कैसी जगह दी गई है, टॉप टू बॉटम दी गई है या लेफ्ट टू राइट दी गई है, लेफ्ट राइट है। तो ये सेम पीरियड के मेंबर, सारे 6 पीरियड के भी मेंबर है और सारे थर्ड ग्रुप के भी मेंबर है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट ऐसे किया गया है या ऐसे किया गया है बेटा, ऐसे। तो आपको जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े, चाहे हम रेडियस पढ़ रहे हो, चाहे हम आईई पढ़ रहे हो, चाहे ईएन में हम इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे हो, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि उस टॉपिक में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का जो आपको फैक्टर लिखाया जाएगा, जैसे रेडियस में लेफ्ट टू राइट का फैक्टर क्या लिखा है, जेड फैक्टर, तो आई में जो लिखाया जाए, ईएन में जो लिखाया जाए, जो फैक्टर लेफ्ट टू राइट का लिखाया जाएगा उसी फैक्टर से आपको इसको सॉल्व कर देना है। बस इतना से याद रखना है, इतना ही ट्रेंड बनेगा, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से सॉल्व करना है जो भी उस टॉपिक का फैक्टर होगा। अभी हमने रेडियस में देखा कि लेफ्ट टू राइट का हमारा फैक्टर क्या है बेटा, जेड फैक्टर। तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यहां पर दिक्कत आएगी, अभी मैं चेंज करूंगा, ध्यान से देखते हैं, ट्रेंड ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी ऊपर वाले मैंगनीज की तरह ये जो ईयू है, यूरोपियम है, इसमें एक्सेप्शन देखा जाता है, और जैसे वहां पर मैंने बोला था मन बड़ा हो जाएगा, यहां पर ईयू, यूरोपियम सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका साइज, लार्जेस्ट साइज इन 4F सीरीज, 4F सीरीज में सबसे बड़ा साइज अगर किसी का है तो किसका है बेटा, यूरोपियम का। और उसका रीजन भी वही है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, इसलिए बात करता हूं अभी, इसका भी रीजन वही है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब अगर इस ऑर्डर में, ध्यान सुनना, अगर इस ऑर्डर में आपको लेंथेनम भी दे देता तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देते हैं। और ईयू का साइज 4F से तो बड़ा है, ये 4F का मेंबर नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ा है, ध्यान रखना। ये जितने एलिमेंट अभी आपके सामने लिखे हैं, शुरू से लेकर लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक, लालू है ना, ये लालू में सबसे बड़ा, ला से लेकर लू तक जो भी है सबसे बड़ा है ना, लालू जो समझ आए, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, यूरोपियम, एटॉमिक फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। लालू की फिर कहानी पढ़ेंगे ब्लॉक में, ठीक है ना, बहुत सारी। आगे देखिए, लार्जेस्ट साइज इन 4F सीरीज, वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। अब ये वीक मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, देखिए इनका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो याद करिएगा, अब तक 56 लिखा था पहले हमने इसका, फिर अब तक 56 के बाद 5D में से गुड लक में D0 या D1 वाली कहानी पड़ी थी, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन F में 1 से लेकर 14 आए। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था सबके लिए। एक बात समझना, ये जो 6s2 के इलेक्ट्रॉन है और ये जो 5D, जिसपे 0 होगा उसपे 0, जिसपे 1 होगा उसपे 1, ये इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं। 4F के इलेक्ट्रॉन भी कई जगह पर मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कई जगह नहीं भी करते, ऐसी कहानी चलती है। तो इन सारे एलिमेंट्स में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हुए देखे गए हैं। लेकिन जब हम यूरोपियम की बात करते हैं तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है बेटा,
ये कॉन्फ़िगरेशन है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को जरा आप मैंगनीज से मैच करने की कोशिश करिए, जो अभी मैंने लिखा था। मैंगनीज में लिखा था 4s2 3d5। क्या ये फुलफिल्ड था या नहीं था बेटा? था। क्या ये भी फुलफिल्ड है या नहीं बेटा? है। क्या ये भी हाफ फिल्ड था या नहीं था? था। क्या ये भी हाफ फिल्ड है या नहीं बेटा? है। बिल्कुल मैंगनीज जैसी कहानी है। तो मैंगनीज की तरह ही इसका भी मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा वीक, क्योंकि इसके ये स्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल ये पार्टिसिपेट करेंगे, दो करेंगे। बाकी सब में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें यूरोपियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड वीक बनेगा। बॉन्ड वीक बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि इसका साइज अपने पूरी सीरीज में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ईयू का साइज बड़ा ही नहीं, सबसे बड़ा हो जाएगा। मन सिर्फ बड़ा होगा, लेकिन ईयू सबसे बड़ा होगा। किससे? लेंथेनम से भी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस केस पे आते हैं। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा, कई लोगों ने जो पहले पढ़ा होगा, इसके बारे में भी चमत्कार बता देते हैं कि जैसे ईयू बड़ा हो गया वैसे वाई भी बड़ा कर देते। यकीन मानिए कट चुका आपका। अच्छा, वो नहीं आया अभी तक, ठीक है। एनसीईआरटी है घर पे जाना, एनसीईआरटी उठाना, एफ ब्लॉक की, उसमें 4f का पूरा टेबल दे रखा कॉन्फ़िगरेशन के साथ। उसमें इसकी वैल्यू दे रखी, रेडियस की वैल्यू दे रखी है, रेडियस की, देखना उसमें जाके। चलिए, हाँ, आइए इधर आयनिक रेडियस पे आ रहे हैं, ठीक है। आयनिक रेडियस में सीरियम +3 से लेकर ल्यूटेशियम +3 तक जा रहा हूं मैं। और जब हम इस रेडियस की बात कर रहे हैं तो ध्यान सुनना, आयनिक रेडियस में देयर इज नो एक्सेप्शन। जैसे यहाँ ईयू बड़ा हो गया, यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पर लगातार डिक्रीज वाला ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो सर ये क्या चमत्कार हो गया कि भैया ऊपर तो सर आपने बोला कि वीक मेटालिक बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? कारण समझिएगा, ऊपर वाले ट्रेंड में, ध्यान सुनना, ध्यान समझना, ऊपर वाले ट्रेंड में जब मैं सीरियम की बात कर रहा था तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनता बेटा, ये हो गया अब तक 56 से गुड लक में सीरियम भी आता है तो 5d1 हो गया, और ये 4f सीरीज का पहला मेंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4f1। ये एटॉमिक फॉर्म की बात की मैंने। जब सीरियम पे +3 आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उड़ेंगे, और फिर ये 5d का 1 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। मतलब सीरियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 4f1। बहुत बात ध्यान सुन है ना, ये एफ ब्लॉक में बाहर लिखी जाएगी वापस से, लेकिन वहां ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, वहां पहले बोल दूंगा कि इस तरह से बता चुका हूं मैं पीरियोडिक टेबल। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 4f1। अब जब आप सीरियम के बाद प्रेस्पोडियम की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक फॉर्म में बनता था 4f3। 4f3 आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, देख लेना आराम से। 4f1 के बाद आता था 4f3, 4f2 नहीं आता था इसमें। तो जब इसका 4f1 के बाद यहां पर, तो यहां पर क्या बनना चाहिए था? 4f3 बनना था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आयनिक फॉर्म के अंदर चाहे डी ब्लॉक का एलिमेंट हो चाहे एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो, आयनिक फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। और उस रीअरेंजमेंट की वजह से 4f1 के बाद अगले वाले एलिमेंट में एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन फिल होता है। मतलब यहां एटॉमिक फॉर्म में 4f3 था, लेकिन आयनिक फॉर्म में यहां 4f2 होता है। अगले वाले का कॉन्फ़िगरेशन आयनिक फॉर्म में 4f3 होता है, अगले वाले का कॉन्फ़िगरेशन आयनिक फॉर्म में 4f4 होता है। ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में टेबल के अंदर, उठा के देखना, ये भी मिलेगा। तो लगातार जब जाएंगे ना तो 4f1 से लेकर लगातार 4f14 तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। यहां भले एक्सेप्शन आते हैं, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं आता, लगातार कॉन्फ़िगरेशन वैरी करता है 4f का फर्स्ट मेंबर से लेकर 4f के 14th मेंबर तक। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन आया तो ध्यान सुनना, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इससे मैं आपको ले जा रहा हूं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। एक बात सोचिएगा, क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पुअर शील्डिंग और ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है या नहीं होता? होता है। यहां पर एफ का कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। वहां पर एफ का कितना इलेक्ट्रॉन है? 14। लगातार बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे। अगर जैसे जैसे एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे शील्डिंग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि एफ क्या दिखाता है? पुअर शील्डिंग। और अगर शील्डिंग कमजोर होगा तो जेड इफेक्टिव लगातार 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 बढ़ता जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव यहां से वहां तक एक फ्लो में लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है साइज एक फ्लो में लगातार कम हो रहा होगा।
तो यहां पर जब हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन Z इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ता है, और Z इफेक्टिव अगर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, बेटा ये भी लगातार है ना साइज जो है कम होता जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। छापे इसको, आगे बढ़ते हैं। कहां दिया तो कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा कोवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है? चलो बेटा, है ना। अब ये ऑर्डर आप लिख लें। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना, जैसे मैंने ऊपर बोला लेंथेनम, है ना, यहाँ पर भी बाई चांस कभी लेंथेनम प्लस 3 दे दे तो नॉर्मल ट्रेंड ही आपको फॉलो करना है, जो मैं बोल चुका हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कभी भी लेंथेनम आ जाए लगातार चेंज कर लीजिएगा, लेंथेनम प्लस 3 भी आ जाए लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड ही बनाना है आपको। चलो बेटा, है ना। अब ये जो डी और एफ ब्लॉक के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके बाद पूरे एस ब्लॉक का एक हम लोग ऑर्डर बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान सुनना, ध्यान समझना इसको ना। ये जो ऑर्डर हम लोग बनाने वाले हैं, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें एक चैप्टर पढ़ना है एस ब्लॉक, और उस एस ब्लॉक चैप्टर में ज्यादातर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस की बात होगी। जैसे आप लोग जानते हैं कुछ एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ पर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कम होगा, किसी का डेंसिटी ज्यादा कम होगा, कोई फ्लेम टेस्ट दिखाता होगा, कोई नहीं दिखाता होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता होगा, कोई नहीं दिखाता होगा। वो सारी बातें इस एस ब्लॉक के रेडियस के ऑर्डर पे डिपेंडेंट होंगी। डी, है ना। एस ब्लॉक के अंदर जब मैं डिस्कशन करूंगा तो एस ब्लॉक में ज्यादातर चीजों में मैं इस साइज के ऑर्डर को कंसिडर करवा रहा हूँ आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान समझेंगे। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर ग्रुप 1 ले लिया, ग्रुप 2 ले लिया। पहली बात यहाँ पर देखिए, पूरे एस ब्लॉक में से 3 एलिमेंट गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। फ्रांसियम, रेडियम और हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट गायब है। फ्रांसियम रेडियम तो वैसे भी कंसिडर नहीं करना हमको क्योंकि रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए गायब है, बाद में उसको भी ले आएंगे हम लोग कि क्या होना है उसके साथ। पहले हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें। क्या ये सारे एलिमेंट्स मेटल है या नहीं है बेटा? है। और मेटल्स के लिए जनरली कौन सा रेडियस प्रीफर किया जाएगा? मेटेलिक रेडियस। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। शेल नंबर के हिसाब से डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, शेल नंबर के हिसाब से। अभी वो भी डिस्कस करेंगे डाउन द ग्रुप के ट्रेंड्स। अभी तो हम लोग सिर्फ ब्लॉक बना रहे हैं। लिथियम और बेरिलियम लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, तो इसका साइज छोटा और इससे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम। 1 शेल वाले। फिर आइए, ये इनमें 2 शेल है, ये कौन से पीरियड का? थर्ड। तो इनमें शेल ज्यादा होगा, शेल ज्यादा होगा तो साइज बढ़ गया होगा, साइज बढ़ गया होगा। लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम में छोटा कौन होता है? मैग्नीशियम। और बड़ा कौन होता है? सोडियम। तो अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं, तो लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम। फिर आइए नीचे 4 शेल आ गए, और इन दोनों में छोटा कौन होता है? कैल्शियम। और बड़ा कौन होना चाहिए? पोटेशियम। तो ऑर्डर ऐसा बनना चाहिए था, मतलब ऑर्डर बनना ऐसा चाहिए था, लगातार यूं होना चाहिए। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ऑर्डर ऐसा मिलता नहीं। ऑर्डर इसका जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। भैया कैल्शियम से बड़ा तो पोटेशियम है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोटेशियम बेरियम से भी बड़ा है। पूरे ग्रुप 2 से बड़ा साइज है पोटेशियम का, और पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। ये एग्जैक्ट ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के ऊपर बात करें। पहली बात, ऑर्डर का रीजन तो मैं बता देता हूं, लेकिन रीजन के बाद भी आपको ऑर्डर याद ही रखना है।
पहले ऑर्डर कैसे याद रखना वो समझ लें। ऑर्डर को इसको मैं बोलूंगा और ये बहुत बार आ जाएगा पूरे एस ब्लॉक में, बहुत बार आपके सामने बोला जाएगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। इसको याद करेंगे कैसे, मैं इसको ऐसा बोलूंगा जिग जैग उल्टा एन। क्या बोलूंगा मैं इसको? जिग जैग उल्टा एन। ये जिग जैग उल्टा एन से आपको ये ऑर्डर याद रखना पहली बात। अभी ऑर्डर ऐसा बना क्यों, उसके कारण के ऊपर बात। कारण ये है कि यहां देखो, ये कैल्शियम तक तो ट्रेंड नॉर्मल है जो होना चाहिए था, ऐसे बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है शेल नंबर के हिसाब से। यहां पर कैल्शियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए था? पोटेशियम। लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम तीनों से बड़ा हो गया। वो समझते कि ये दोनों यहां पर क्यों आ गए, उस कारण को समझिएगा। एक्चुअल में इन सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS2। क्या होता है? NS2। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 6s2। अवबा रूल इमेजिन करिए, क्या 4s के जस्ट बाद 3d आता है? अवबा रूल, एनर्जी गैप कम है। 5s के बाद 4d, इसके बाद इसके जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इनके पास भी है, उसकी बात बाद में करता हूं। इसको देखो, इसके जो दो पेयर्ड है, दो पेयर्ड है, दो पेयर्ड है, जैसे डी आया, पास में आया बिल्कुल डी, जंप करके इधर चले जाएगा एक, जंप करके इधर चले जाएगा एक, जंप करके इधर चले जाएगा, पेयर्ड विल बिकम अनपेयर्ड। और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डबल मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, दो मेटालिक बॉन्ड बनेंगे। और ये कितना मेटालिक बॉन्ड बनाएगा? एक। ये बनाएंगे दो। अगर ये दो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इनका साइज छोटा, और ये सिंगल मेटालिक बॉन्ड बनाने की वजह से इनका साइज बड़ा। तो सर ये ऊपर क्यों नहीं हुआ? ऊपर इसलिए नहीं हुआ, गैप की वजह से। ये 3s2 है, इसके पास थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल है या नहीं है? डी तो है, लेकिन गैप सोचिएगा, 3s के बाद पहले 3p आता, 3p के बाद 4s आता, 4s के बाद 3d आता, गैप बहुत बड़ा है, जंप करवाने की औकात नहीं इसकी, इसमें तो डी है ही नहीं, इसलिए ये तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और यहां से खेल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये इसका रीजन है, लेकिन रीजन समझने के बाद भी अल्टीमेटली आपको ऑर्डर याद ही रखना है। ऑर्डर क्या बनेगा? जिग जैग उल्टा है, ये ऑर्डर बन गया। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन आपसे क्या फ्रेम करता है वो क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एस ब्लॉक के दो सक्सेसिव मेंबर्स में, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में, सक्सेसिव का मतलब समझ में आना चाहिए एक के बाद एक आने वाले, जैसे लिथियम और सोडियम सक्सेसिव है, सोडियम पोटेशियम सक्सेसिव है, लिथियम बेरिलियम भी सक्सेसिव है, सोडियम मैग्नीशियम भी सक्सेसिव है। सक्सेसिव मेंबर्स में एस ब्लॉक के दो, किन्हीं भी दो सक्सेसिव मेंबर्स में हाईएस्ट साइज का डिफरेंस किस में होगा? सोडियम और पोटेशियम। मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज बिटवीन टू सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव मेंबर्स, एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये तो वैसे तो डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम ऑर्डर से समझ सकते हैं थोड़ा सा लॉजिकली, अगर इसको समझना चाहे तो क्या हो रहा देखिएगा भैया। अगर आप दो कंसेक्यूटिव मेंबर लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर लो, जैसे मैंने लिथियम और बेरिलियम लिया, तो इनमें साइज कितनी बार चेंज हुआ? एक बार, एक ही बार चेंज हुआ। यहां से आ जाने, आप लिथियम से सोडियम लीजिए, सक्सेसिव मेंबर है, कितनी बार चेंज हुआ? दो बार, एक बार इधर एक बार इधर, दो बार चेंज हुआ। यहां से आइए, एक, दो, तीन, चार, इससे ज्यादा बार साइज किसी में भी चेंज नहीं होगा, कोई भी दो लगातार मेंबर ले लो। और इसीलिए सोडियम और पोटेशियम के साइज का डिफरेंस पूरे एस ब्लॉक के दो लगातार आने वाले मेंबर्स में सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको दो लगातार ना दे, एक लिथियम दे दो और एक सीजियम दे दो, फिर तो इसका साइज गैप ज्यादा हो गई होगा। मैं जो ये बोल रहा हूं ये किसके लिए बोल रहा हूं? सक्सेसिव मेंबर। अब आइए यहां पर, ये कहानी तब है बेटे जब हाइड्रोजन नहीं था, ये कहानी तब है जब हाइड्रोजन यहां से गायब था। अब हाइड्रोजन को लेके आइए, जैसे ही आप हाइड्रोजन को यहां लेके आते हैं, मैक्सिमम साइज डिफरेंस, कंसेक्यूटिव मेंबर की ही बात कर रहा हूं, मैक्सिमम साइज डिफरेंस इन दोनों का है। सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि बाकी सबके लिए आपने निकाला है मेटालिक रेडियस, आप यहां मेटालिक को मेटालिक से, मेटालिक को मेटालिक से, मेटालिक को मेटालिक से कंपेयर कर रहे हैं। वहां पर हाइड्रोजन के लिए निकलेगा कोवेलेंट रेडियस, और लिथियम के लिए निकलेगा मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट और मेटालिक, मेटालिक का गैप जो भी होगा कम ही होगा, लेकिन एक कोवेलेंट होगा और एक मेटालिक होगा, गैप बहुत ज्यादा मिलेगा बेटा। और इसीलिए हाइड्रोजन और लिथियम का जो साइज डिफरेंस होगा वो अपने ग्रुप में या पूरे एस ब्लॉक में मैं बात कर दूं, दो लगातार आने वाले मेंबर्स में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा दूंगा, इसका है ना एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी अपन क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू तो गिवन है एनसीईआरटी में, कभी आ गया तो आ ही गया, इसलिए क्वेश्चन हम लोग जरूर इसका डिस्कस करें। पहले ये नोट कर ले, क्वेश्चन बोलता हूं दो, एक तो ये सोडियम पोटेशियम वाला,
और एक हाइड्रोजन और लिथियम बल्ब। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंस इन साइज इज मैक्सिमम? In which of the following pair of elements difference in size is maximum? ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा बेटा। दो क्वेश्चन लिखाऊंगा, दोनों क्वेश्चन यही, तो आप ऐसा करना, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, एक तरफ एबीसीडी अलग बना लेना, एक तरफ एबीसीडी अलग बना लेना, दो बार इसके क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन चेंज करेंगे बस। तो पहली बार के लिए इसका जो ऑप्शन बन रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन लिखिएगा, लिथियम टू सोडियम, लिथियम टू सोडियम। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा सोडियम टू पोटेशियम, सोडियम टू पोटेशियम। अगला लिखेंगे पोटेशियम टू रुबिडियम, अगला लिखेंगे रुबिडियम टू सीजियम। तो अभी आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सोडियम टू पोटेशियम। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखे हाइड्रोजन टू लिथियम, पहला ऑप्शन लिखे हाइड्रोजन टू लिथियम। सेकेंड ऑप्शन लिखे लिथियम टू सोडियम। थर्ड ऑप्शन लिखे सोडियम टू पोटेशियम। अगला ऑप्शन लिखे पोटेशियम टू रुबिडियम। इस बार आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन टू लिथियम। कारण आपको बता दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कौन सा रेडियस निकालेंगे बेटा? कोवलेंट। और लिथियम के लिए क्या निकलेगा? मेटालिक। और कोवलेंट और मेटालिक रेडियस का जो डिफरेंस होता है वो मेटालिक के कंपैरिजन में क्या मिलेगा बेटा? ज्यादा मिलेगा। चलिए आइए यहाँ पर एस ब्लॉक के इस ट्रेंड को समझने के बाद अब हम लोग ग्रुप की कहानी समझ रहे हैं। देखिएगा क्या होता है ग्रुप में। ग्रुप में आपको एक फैक्टर बताया था मैंने, और वो फैक्टर क्या था कि नंबर ऑफ शेल से सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाएंगे, और एक एक नया शेल ऐड होने की वजह से साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। अब उस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। आपके सामने अभी कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, पहले मैं इसकी पूरी कहानी आपको समझा दे रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है, वो समझ लीजिएगा ध्यान से। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, तो डाउन द ग्रुप में दो तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनना। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ग्रुप में दो तरह के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे पूरे 1 से लेकर 18 ग्रुप, हर ग्रुप की बात करने वाले हम लोग यहाँ पर ऑर्डर में, ठीक है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे दो तरह के ट्रेंड्स मिलेंगे। एक को मिलेगा विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला ग्रुप, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगते ही नहीं है, और एक मिलेगा विद कॉन्ट्रैक्शन वाला ग्रुप। अब पहली बात तो ये आ गई कि सर कौन से ऐसे ग्रुप है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता और कौन से ऐसे ग्रुप है जहां कॉन्ट्रैक्शन लगता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा अभी थोड़ी देर के बाद। अभी जो मैं बता रहा हूं बस वो सुनते जाइए। आपके सामने विदाउट कॉन्ट्रैक्शन के ग्रुप कौन से हैं, ध्यान से देखिए इधर। जब हम पीरियोडिक टेबल का डिजाइन बनाते हैं तो इस डिजाइन में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आता है सेकेंड ईयर लाएंगे, इस लाएंगे एटॉमिक नंबर 57 के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं यहां पर। कहां से कहां तक? 58 से लेकर 71 तक। और ये एलिमेंट कौन से होते हैं? 4f। और 4f की शील्डिंग पुअर होती है, f की शील्डिंग बहुत पुअर होती है। इसकी वजह से z इफेक्टिव बढ़ेगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगला जो एलिमेंट आएगा यहां पर t, जरा हाफ का एटॉमिक नंबर था 72। यहां बीच में f के इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ये वाले सारे यहां पर मान लिया ऐसा भर गए। अब आप बताइए क्या लेंथेनम से पहले f के इलेक्ट्रॉन आए थे या नहीं आए? नहीं आए। लेकिन क्या हाफनियम के पहले f के इलेक्ट्रॉन आ गए या नहीं आ गए? आ गए। और वो जो f के 14 इलेक्ट्रॉन आए उनकी शील्डिंग पुअर, शील्डिंग पुअर, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। साइज जितना बड़ा होना चाहिए था
अगर उसके मुकाबले थोड़ा छोटा हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा कि यहाँ क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। अब आप बताइए क्या हाफ नियम में कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा? यस। तो यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। कहां से शुरू हो रहा है? ग्रुप नंबर 4 से। ग्रुप के हिसाब से बात करो, और ये कॉन्ट्रैक्शन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा ग्रुप नंबर 15 तक। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो लाएंगे और एसी है, इसका भी साइज वैल्यू के हिसाब से बराबर मिला हुआ है। हालांकि इसका रीजन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन इसका साइज बराबर मिला हुआ है। अब हम लोग याद रखने के लिए ऐसा बोल देंगे कि ये वो एरिया है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहली बात, कहां कहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा वो ये आपके साथ पूरा एस ब्लॉक। ध्यान सुनना, एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पूरा एस ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक। आधा पी ब्लॉक कौन सा, शुरू वाला आधा या बाद वाला आधा? बाद वाला आधा। तो पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया, उसका रीजन देखेंगे अभी हम लोग, अभी बस सुनते जाइएगा। तो यहां पर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 16, 17, 18, ये वो ग्रुप से है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है तो डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ता जाएगा। तो ये तो ऑर्डर्स बन गए विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप के, विदाउट एनी एक्सेप्शन। लगातार नीचे जाइए, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। ये तो अपन ने इसका ऑर्डर बनाया। अब आइए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप में क्या चर्चा होती है वो समझ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्शन कहां कहां लगेगा, तो मैंने अभी आपको कहानी बता दी कि पूरा डी ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक। कौन सा आधा वाला, शुरू वाला आधा पी ब्लॉक, 13, 14, 15, यहां पर क्या दिखेगा, कॉन्ट्रैक्शन। और डी ब्लॉक को भी मैं खोल दूं यहां पर, तो 3, 4 से लेकर 12। 3 में मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन पर्टिकुलरली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी साइज बराबर देखा गया है, तो हम भी उसको कॉन्ट्रैक्शन में मान लेते हैं। तो यहां से मान लीजिए आप पूरा डी ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक में क्या लगने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या, कॉन्ट्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं। एक तो डी की पुअर शील्डिंग की वजह से और एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से। डी की पुअर शील्डिंग से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और एफ की पुअर शील्डिंग से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप ये जानते हैं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स के, एक तो डी इलेक्ट्रॉन्स का भी पुअर शील्डिंग होता है और एफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पुअर शील्डिंग होता है। दोनों में से कंपैरेटिवली ज्यादा पुअर किसका होता है, एफ का। और इसीलिए जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा दूर तक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्शन वीक है। कॉन्ट्रैक्शन वीक है क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, पुअर शील्डिंग। शील्डिंग जितनी पुअर होगी जेड इफेक्टिव उतना बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा रेडियस कम हो जाएगा। अगर किसी एटम का रेडियस जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले कम मिलता है तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और डी और एफ में से डी की शील्डिंग कम तो होती है लेकिन एफ की तो और भी कम होती है, और इसीलिए यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वीक होगा और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अपना साम्राज्य फैला नहीं पाएगा, तो वीक है। लेकिन ये दूर दूर तक फैलेगा बेटा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, पावरफुल है। तो सर ये कम जगह पर लगेगा और ये ज्यादा जगह पर लगेगा, आप यही कहना चाहते हो? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि ये थोड़ी सी जगह लगेगा या बहुत सारी जगह लगेगा, ये कहने का मतलब। तो सर वो थोड़ी सी जगह कौन सी और वो बहुत सारी जगह कौन सी? ये जो ग्रुप्स आपको दिखाए गए हैं इन्हीं में से वो कोई थोड़ी सी जगह पर लग रहा होगा और उन्हीं में से वो बहुत सारी जगहों पर लग रहा होगा। जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो तो पूरे में फैला हुआ है शुरू से आखिरी तक। मतलब ये जितने भी ग्रुप्स हैं सब में आपको क्या दिखेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि थर्ड में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन साइज बराबर मिलता है, इसीलिए अभी आप इसको मान के चले कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी और क्लियर करता हूं उसको। यहां पर पूरे में क्या लगेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो आपने बता दिया सब में लगेगा, तो ये कहां लगेगा, ये थोड़ी सी जगह पर लगेगा। थोड़ी सी जगह का कहने का मतलब है प्रिसाइसली ये एक ही जगह लगेगा। कितनी जगह लगेगा, एक जगह। कहां कहां, आलू गाजर। किसमें लगेगा, आलू गाजर। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक ही जगह लगेगा, कहां लगेगा, आलू गाजर। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जगह लगेगा। बहुत सारी जगह कौन कौन सी,
इन ग्रुपों को छोड़कर बाकी जो बचे हुए ग्रुप है, मतलब पूरा डी ब्लॉक और शुरू वाला आधा टच में जो है पी ब्लॉक आधा, उन सब में क्या लगेगा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है सर, मान लिया। अब आप बताइए, इसमें तो बहुत सारी जगह आपने बोला लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा या आपने बोला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। चलिए ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्शन लगने से होगा क्या, पहले तो ये बताइए। कॉन्ट्रैक्शन लगने से ये होगा कि मान लो आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो एक्स और वाई में, ये एक्स एलिमेंट ग्रुप में ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। मान लो इसका साइज इतना होना चाहिए था, तो नीचे वाले में एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो गया, तो जब एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ तो इसका साइज इसके मुकाबले इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, और शील्डिंग हो गई पुअर, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज जितना बड़ा होना चाहिए था उसके मुकाबले इसका साइज छोटा हो जाएगा, और साइज इतना छोटा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि इन दोनों का साइज लगभग 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 क्या हो जाएगा? मतलब जहां भी आप कॉन्ट्रैक्शन लगाओगे, कॉन्ट्रैक्शन वाले एलिमेंट का साइज छोटा होकर, श्रिंक होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग 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 बराबर हो जाएगा। तो सर आलू गाजर में लगेगा कॉन्ट्रैक्शन, गाजर का साइज छोटा होकर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आलू के बराबर हो जाएगा। आलू और गाजर में गाजर का साइज बड़ा होना था, कॉन्ट्रैक्ट होकर आलू के बराबर हो जाएगा लगभग, है ना। फिर और साइज चलेंगे, पहले सुनते जाइए। अब आते हैं यहां पर, ठीक है सर, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो आपने बोला था एक ही जगह लगेगा, कहां लगेगा? आलू गाजर में लगेगा, आपने तो बता ही दिया कहां लगेगा। सर ये तो आपने बोला 3 से लेके 15 तक हर ग्रुप में लगेगा। हर ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, उन बहुत सारे एलिमेंट्स में से इसको कहां लगाए? इसको वहां लगाना है जहां ग्रुप पे सबसे पहली बार 32 का गैप आएगा। मैजिक नंबर्स आपको बताए थे, उन मैजिक नंबर्स में जिस ग्रुप के मैजिक नंबर की हम बात कर रहे होंगे, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे होंगे, जिस ग्रुप में सबसे पहली बार ग्रुप में जहां पर 32 का गैप आया होगा, वहां पर आपको क्या लगा देना है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैं अगर बात करूं ग्रुप नंबर 4 की बात करता हूं फिलहाल मैं, अभी जैसे मैंने टी जरा हाफ बताया भी था, टी जरा हाफ, इसका एटॉमिक नंबर है 22, इसका एटॉमिक नंबर है 40 और इसका एटॉमिक नंबर है 72। 18 32 32 ये गैप था इनका मैजिक नंबर्स में। जहां पर ग्रुप में पहली बार 4 से लेकर 15वें ग्रुप में जहां पर पहली बार 32 का गैप आया है, वहां कॉन्ट्रैक्शन लगा दो, और कॉन्ट्रैक्शन लगा के साइज क्या कर दो? बराबर कर दो। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका क्या आपको तो पता होना चाहिए, यहाँ एफ की एंट्री हुई थी, जहां एफ की एंट्री हुई थी उसके बाद वाले सब में कॉन्ट्रैक्शन लगेगा और उसका साइज अपने से ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। ये तरीका होता है। खैर अभी हम लोग उसको पूरा बना के देख लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन में कहा क्या होगा। अब ध्यान सुनना और सुनिएगा, आगे की बात सुनिएगा। मैंने आपको बोला 4 से 3 भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, बट मेनली लगेगा 4 से लेकर 15 तक डाउन द ग्रुप जाने पर जहां पर एटॉमिक नंबर में पहली बार 32 का गैप आएगा वहां कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, नीचे वाले का साइज बराबर करके लगभग ऊपर वाले के बराबर कर देना, ये कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिजल्ट आएगा। तो सर एग्जाम में अगर ऐसा आया कि मान लो ये जेड है, ये ए है, ये बी है और साइज ऐसा दे रखा है, ऐसा ऑर्डर दिया और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, मान लो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या मैं इसको टिक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन सर एग्जाम में अगर एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, अब मैं क्या करूंगा? जब आपको ऑलमोस्ट इक्वल का साइन दिया हो और एग्जैक्ट वाला साइन दिया हो, तो आपको एग्जैक्ट साइन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा? आपने तो बोला कि साइज लगभग बराबर हो जाएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों का एग्जैक्ट साइन क्या होगा? एग्जैक्ट साइन ये होगा या एग्जैक्ट साइन ये होगा? मुझे कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे होंगे, मैंने बोला इसका साइज बराबर होकर लगभग ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, लेकिन फर्क क्या था? इसके पास शेल कम है, इसके पास शेल, तो बेटा जिसको आपने कॉन्ट्रैक्शन लगा के ऊपर वाले के बराबर किया होगा वो थोड़ा सा तो बड़ा होगा, क्योंकि उसमें एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये बात वैलिड होगी, ठीक है। और ये आ चुका एग्जाम में, किसके लिए? ग्रुप 13 के लिए। बैंगन आलू गाजर इन थैला में एक तो इक्वल इक्वल वाला भी साइन दिया हुआ था और एक ग्रेटर वाला भी। जब भी एग्जैक्ट साइन दिया हो तो एग्जैक्ट साइन से ही आंसर जाएगा, फिर इक्वल काम में नहीं आएगा। तो इक्वल समझने की जरूरत है। और इक्वल में ध्यान रखना, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन लगाए नीचे वाले का साइज थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा। ये बात केवल 2 जगह इनवैलिड होगी, ये बात केवल 2 जगह इनवैलिड होगी। वो 2 जगह कौन सी होगी? जहां पर सबसे पहली बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा और जहां पर सबसे पहली बार लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, उन 2 जगह पे ये रायता ढूंढ देगा। और पहली बार ट्रांजिशन तो लगा ही एक जगह, कहां लगा? आलू गाजर।
तो आलू गाजर में मैंने क्या बोला कि गाजर और आलू का साइज लगभग बराबर होना चाहिए था और नीचे वाले एलिमेंट का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था कायदे से इस तरह से, लेकिन ये बात दो जगह इनवैलिड है जहां पर पहली बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा। मतलब आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। आलू गाजर में बड़ा कौन है? आलू। बोलो आलू गाजर में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? गाजर बड़ा नहीं है, आलू बड़ा है। बात समझ जाना, ठीक है? हाँ सुनो, आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। वैल्यू से बात करेंगे अभी इसकी एनसीईआरटी में। फिर आते हैं लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ, अब सुन तो सही तो, ठीक है? टी जरा हाफ, सुनना, टी जरा हाफ, ये हाफ नियम से पहले 4f के इलेक्ट्रॉन भरे थे। तो ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, 4f की पुअर शील्डिंग है, इसका सबसे पहला इफेक्ट यहां पर आएगा। ये वो पहली जगह है जहां पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा और जहां पहली बार लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। वैसे तो इसमें क्या होना चाहिए था कि टी जरा हाफ में साइज ऐसा होना चाहिए था, लगभग बराबर, ठीक है? और नीचे वाले का साइज अगर एग्जैक्ट बनाते तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था क्योंकि ऊपर नीचे में एक नया शेल ऐड हुआ। लेकिन जहां पहली बार लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगा होगा वहां ये फिर आयता ढूंढ देगा। और यहां पर वैल्यू दी है इसकी डी ब्लॉक में, वैल्यू दी है इसकी पी ब्लॉक में, ये है। तो ये पता होना चाहिए, 1 पिकोमीटर काम लगा देगा, ठीक है? तो डाउन द ग्रुप जाने पर जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां साइज लगभग बराबर हो जाएगा। एग्जैक्ट ट्रेंड पे जाऊं तो नीचे वाले का साइज जनरली बड़ा ही होगा, दो जगह को छोड़कर। कहां, कौन सी दो जगहों को छोड़कर? जहां पहली बार ट्रांजिशन और जहां पहली बार लेंथ। अब स्टार्ट करते हैं इसके अपन ग्रुप के ट्रेंड्स को बनाना एक बार। आइए, इनर ग्रुप, ये वाले ग्रुप्स हमने वो पढ़े बेटे जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। अब हम उन ग्रुप्स की तरफ चल रहे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला ग्रुप कौन सा आएगा बेटा? ग्रुप नंबर 13, 14 और 15। ये तीन ग्रुप्स की हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। पी ब्लॉक का वो पार्ट जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। डी फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स आ जाएंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एलिमेंट्स आ जाएंगे काशी गए संत प्रभु। एलिमेंट्स आ जाएंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके भिखारी, या नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, जो भी आप समझ ले। अब इस एलिमेंट्स में बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर देखिए, 32 का गैप समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। 13 से लेकर 17 पी ब्लॉक के मैजिक नंबर का सीक्वेंस था 8, 18, 18, 32। ये आ गया 13, ये आ गया 31, ये हो गया 49, 8, 18, 18, 32। यहां पर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 83। ये वो ग्रुप से जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है। और कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है तो ध्यान से क्या देखे, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए। क्या आलू गाजर में मैंने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बताया या नहीं बताया बेटा? बताया। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन केवल एक ही जगह लगेगा, कहां लगेगा? आलू गाजर। और इनका साइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग बराबर। पहले मैं लगभग बराबर वाला ट्रेंड बना दी, फिर नीचे गए साइज बढ़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। और इंडियम थैलियम, क्या ये वो जगह है जहां पर पहली बार 32 का गैप आ रहा होगा बेटा? यस, जहां पर पहली बार 32 का गैप आएगा ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 15 तक, जहां पर पहली बार 32 का गैप आएगा वहां लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगा देना है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज लगभग बराबर कर देना है। आगे बढ़िए। यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहां पर लगेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर लगेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ाइए, इनके साइज भी लगभग बराबर, इनके साइज भी लगभग बराबर। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, सर यहां पर ट्रांजिशन आगे क्यों नहीं लगा और यहां लेंथेनाइट आगे क्यों लगा? उसके कारण पे ले जा रहा हूं अब आपको। 2 मिनट के लिए ध्यान देना, समय तो लगेगा लेकिन अब समझना है तो टाइम तो लगेगा। आइए इधर वापस। थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा टी जरा हाफ। फिफ्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा वे नवाब थे, है ना? इस तरह से बढ़ते गए। यहां पर आ गया ग्रुप नंबर 12, जिंदगी कबाड़ा हो गई। फिर आते हैं 13, 14 और 15 की तरफ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। अब एक बात समझिएगा,
इसका एटॉमिक नंबर था 57, इसका एटॉमिक नंबर था 72। यहां पर एंट्री हुई 4f की, 4f की एंट्री हुई, तो उस 4f की वजह से यहां पर क्या लगा बेटा, कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन लगा, तो इसका साइज क्या हो गया, लगभग बराबर। अभी डी के में लिखूंगा, इसके बाद ऑर्डर लिखूंगा, डी के ही लिखूंगा, लेकिन अभी समझा दे रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। साइज बढ़ा, साइज बराबर। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर अब एक बात समझना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D3, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P1, P2, P3। काशी गए संत प्रभु। ध्यान सुनो, अब क्या हो रहा बेटे, ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन आए 14, इसका पुअर शील्डिंग का इफेक्ट इसमें रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, लगभग ऊपर वाले के बराबर हो गया। एग्जैक्ट ट्रेंड क्या होगा मैं बता चुका हूं आपको। अब जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन टेंटेलम में गया, तो सर क्या टेंटेलम में 4f14 है या नहीं है? है। और अगर टेंटेलम में भी 4f14 है, तो पुअर शील्डिंग तो इसमें भी लगी हुई है, और पुअर शील्डिंग अगर इसमें भी लगी हुई है, तो क्या यहां से यहां जाने पर क्या चेंज हुआ, एक नया इलेक्ट्रॉन आया, और नया इलेक्ट्रॉन किस में आया, डी में आया। क्या डी की खुद की शील्डिंग स्ट्रांग होती है या पुअर होती है? पुअर। तो क्या वो जो पुअर शील्डिंग चल रही थी उसको ये कंपनसेट कर पाएगा क्या? नहीं, इसकी तो खुद की शील्डिंग क्या है, पुअर। भैया पुअर शील्डिंग को अगर कंपनसेट करना है, मतलब पुअर शील्डिंग ग्राफ से समझ ना, कल जो बताया था वो जो जेड इफेक्टिव और सिग्मा का ग्राफ बताया था, शील्डिंग अगर पुअर है और शील्डिंग को स्ट्रांग बनाना है, कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एस और पी। कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एस और पी। अभी इलेक्ट्रॉन कौन सा आया, डी का। डी की खुद की शील्डिंग पुअर है, और खुद की शील्डिंग पुअर है, तो अभी इसमें भी पुअर शील्डिंग चलेगी, और पुअर शील्डिंग चलेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा होगा अपने से ऊपर वाले के बराबर। फिर डी में 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, अभी भी डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे, डी की खुद की शील्डिंग क्या चल रही है, पुअर 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 पुअर, मतलब जो नया इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो पुअर शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, पुअर शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन शील्डिंग को स्ट्रांग नहीं बना पाएगा, कंपनसेट नहीं कर पाएगा, और जब तक कंपनसेट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट चला, साइज बराबर, क्योंकि अभी तक तो डी के इलेक्ट्रॉन आए बेटे। अब आइए यहां पर, नीचे गए साइज बढ़ गया, इसको वो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां गए इसके हिसाब से साइज बढ़ रहा है, यहां पर साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन बताइए थैलियम के पहले क्या 4f14 आ चुका है या नहीं आ चुका है, आ चुका है। लेकिन अब यहां से यहां जाने पे चेंज क्या आया कि नया इलेक्ट्रॉन पी में आया, तो जो ग्राफ बहुत नीचे था, शील्डिंग पुअर थी, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी पी में आते से। लेकिन कितने एफ के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 14। डी के कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 10। 10 बी 14 एफ, कुल मिला के शील्डिंग बहुत नीचे है। एक पी का इलेक्ट्रॉन उसको एकदम से स्ट्रांग नहीं बना पाएगा, टाइम लगेगा। तो जैसे ही पी में पहला इलेक्ट्रॉन आया, शील्डिंग जो पुअर थी थोड़ी सी कंपनसेट हुई, लेकिन इतनी कंपनसेट नहीं हो पाएगी कि कॉन्ट्रैक्शन ही खत्म कर दे। तो यहां से यहां आने पे कॉन्ट्रैक्शन कमजोर पड़ गया, वीक हो गया, क्योंकि शील्डिंग स्ट्रांग हुई लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो यहां पर तो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखा जाता है। यहां से यहां आएंगे, पी में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या शील्डिंग और स्ट्रांग हो गई, यस। जैसे ही शील्डिंग स्ट्रांग होगी कॉन्ट्रैक्शन कमजोर पड़ा, यहां पर वीक पड़ा, यहां और वीक पड़ा। यहां का रिजल्ट क्या बनता है, ध्यान से देखना, यहां का रिजल्ट, वैसे तो मैंने बोल दिया आपको दोनों में से नीचे वाला बड़ा ही होता है, यहां का रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला और नीचे वाला लगभग बराबर भी, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब हम लिखने के लिए तो लिख देंगे कि दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंस जो यहां होगा और दोनों का साइज डिफरेंस जो यहां होगा, यहां डिफरेंस ज्यादा होगा, यहां डिफरेंस कम होगा। यहां पर आइए, अगेन साइज डिफरेंस, बिल्कुल यहां तक आते आते पी में जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जो पुअर शील्डिंग का ग्राफ था वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और यहां पर आके कॉन्ट्रैक्शन दम तोड़ देता है। इसीलिए 16, 17, 18 में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पी के जो 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं उन्होंने वो पुअर शील्डिंग को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। तो सर यहां पर तो ठीक है, समझ में आ गया कि चलो कंपनसेट हो गया। अब आप बताइए ट्रांजिशन में क्या हो रहा है। तो ट्रांजिशन में समझिए, ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आया आलू और गाजर के बीच में, इसमें गाजर पे कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगा, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा था, एफ की वजह से। यहां किसकी वजह से लग रहा है, डी की वजह से। डी और एफ में कंपैरेटिवली इसका शील्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके शील्डिंग पहले से स्ट्रॉन्ग है,
तो इसको कंपनसेट करना इसके मुकाबले इसको कंपनसेट करना आसान होगा। और जैसे ही यहां पर पी में एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने कॉन्ट्रेक्शन दिखाया, लेकिन जैसे ही पी में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीन लगे थे कंपनसेट करने के लिए, दूसरा आते ही कंपनसेट हो जाता है। और इसलिए यहां पर ट्रेंड जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, नॉर्मल ट्रेंड मिलता है। तो आइए यहां पर कॉन्ट्रेक्शन लगा, आगे जाके न्यूट्रलाइज हो गया। यहां कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा, यहां से डी से आते वक्त कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा सा वीक पड़ा, यहां आते आते कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसी को अब हम लोग डी ब्लॉक के ऑर्डर से बना रहे हैं। इसको आप छापे पहले तो। अच्छा, इसमें जो ग्रुप नंबर 13 है ना बेटा, इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बना रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान से देखना। मैंने अभी आपको बोला भी था कि आलू और गाजर में एग्जैक्टली बड़ा कौन होगा, आलू, ये बना दिया मैंने। और इंडियम और थैलियम अगर मैं ले लूं, तो इंडियम थैलियम में कौन बड़ा होगा, थैलियम, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले में जनरली नीचे वाला ही बड़ा होगा, दो जगह को छोड़कर, एक तो आलू गाजर को छोड़कर और एक जरा हाफ को छोड़कर। ये दो जगह को आप छोड़ दें, बाकी सब जगह नॉर्मल ट्रेंड होगा। इसके साइज का ऑर्डर भी लिख देता हूं, 143 पिकोमीटर। इसके साइज का वैल्यू है बेटा 135 पिकोमीटर। इसके साइज का ऑर्डर है बेटा 160 पिकोमीटर। और इसके साइज का जो वैल्यू है बेटा वो है 159 पिकोमीटर। वैल्यूज गिवन है एनसीईआरटी में, इसलिए आएगा तो यही आएगा, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू गिवन है, बाकी की नहीं है, तो क्वेश्चन इन्हीं में से फ्रेम होगा। और ग्रुप 13 का एग्जैक्ट ऑर्डर बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ऑर्डर को देखिएगा। सबसे छोटा कौन है बेटा, बोरॉन। आलू गाजर में बड़ा कौन है, आलू, छोटा कौन है, गाजर। तो घूम गया ऑर्डर। और फिर आ जाएगा इंडियम, और फिर आ जाएगा थैलियम। ये ऑर्डर आ चुका है बेटा एग्जाम में। और ये गलत बच्चों का जिनका भी हुआ, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि उनको आलू गाजर का ऑर्डर नहीं पता होता है। तो ये एग्जैक्ट ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप 13 के बारे में चाहे मैं रेडियस लिखा रहा हूं, चाहे आगे जाके मैं आईई का ऑर्डर लिखाऊंगा, चाहे आगे जाके मैं ईएन का ऑर्डर लिखाऊंगा, ग्रुप 13 का ऑर्डर आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्यों रटा होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये पूरे पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में से इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां दोनों कॉन्ट्रैक्शन साथ में लग रहे होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप है ही नहीं जहां दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते हो। इसीलिए ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगने वाला एकमात्र ग्रुप है ग्रुप नंबर 13। इसीलिए इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नोट करने से आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक की। चलो बेटा ना, 2 मिनट का अब यहां पर ध्यान देंगे। पूरा पी ब्लॉक का ग्रुप हमने समझ लिया। डी ब्लॉक के ग्रुप पे आ रहा हूं। मैंने बोला था ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 15 तक आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पहचानने का तरीका आपको क्या बोलता है, जहां पर ग्रुप में पहली बार 32 का गैप आएगा। यहां पर भी आइए, वैसे तो यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, समझ में आ जाता है 57 के बाद 72 आ रहा है, यहां से कॉन्ट्रैक्शन लगा। डाउन द ग्रुप का साइज बढ़ा, डाउन द ग्रुप का साइज बढ़ा, डाउन द ग्रुप का साइज बढ़ा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट इक्वल, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट इक्वल, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट इक्वल। ये ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 ऐसी जगह है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। तो यहां पर लिखा भी है डी ब्लॉक के ग्रुप 4 से लेकर 12 में 3D और 4D में से 3D 4D में से साइज किसका बड़ा है बेटा, 4D का। और 4D और 5D का साइज लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। उसका रीजन क्या है बेटा, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन।
लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर लाएंगे एसी में, डाउन द ग्रुप जा रहे साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे साइज बढ़ रहा है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगता है क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो इसके बाद आने पे लगा था बेटा। और साइज जब देखा गया तो इन दोनों का साइज बराबर मिलता है, लेकिन उसका रीजन लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 13 के बाद सोचिएगा, 12 के बाद कौन सा ग्रुप आया? 13। वहां कॉन्ट्रेक्शन लगा, कैडमियम एचजी में कॉन्ट्रेक्शन लगा, यहां कॉन्ट्रेक्शन लगा, यहां कॉन्ट्रेक्शन वीक पड़ गया, यहां कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो गया, यहां कॉन्ट्रेक्शन लगा ही नहीं, यहां कॉन्ट्रेक्शन लगा ही नहीं, यहां कॉन्ट्रेक्शन लगा ही नहीं। घूम के आओ अगले पीरियड पे आओ, इसके नीचे आएगा फ्रांसियम, कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, तो यहां कॉन्ट्रेक्शन कहां से आ जाएगा? क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो इसके पहले ही दम तोड़ चुका है। तो इसीलिए इनका साइज बराबर मिलता है, ये वैल्यू बेस्ड बात है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। याद कैसे रख सकते हैं? जहां पर पहली बार 32 का गैप आएगा वहां साइज बराबर है, लेकिन इसका रीजन पर्टिकुलरली लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन बोलना गलत है। ये आप बोल सकते हो कि इसके पास बहुत सारे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन बोल देना गलत होगा। ये साइज बराबर मिलता है, इसको याद रखिए। अब इसका एक ग्राफ मैंने बोला था आपको, जो एनसीईआरटी में गिवन है 3D 4D 5D का, उस ग्राफ को डिस्कस करते हैं, फिर बढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट और दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप के जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसकी तरफ। फोर टू 12 किसका? अरे ऑलमोस्ट इक्वल लिखा बेटा, 160 पिकोमीटर 159 पिकोमीटर को क्या मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकता हूँ? मैं एग्जैक्ट ट्रेंड की बात थोड़ी करूँ, एग्जैक्ट ट्रेंड की बात करूंगा तो बेटा फिर तो मेरे को हर बार ये लिखना पड़ेगा 45 5D पड़ा। मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब है लगभग बराबर होता है, जैसे हमने यहाँ भी तो यही लिखा है ऑलमोस्ट इक्वल, बाद में मैंने बताया एग्जैक्ट है। ऐसे टी जरा हाफ में एग्जैक्ट मैंने बता रखा है, और बाकी सब में मैंने आपको बोल रखा है कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें से नीचे वाले का साइज जनरली बड़ा होता है, किसको छोड़कर? जर्गोनियम हाफनियम। तो पर सबको एक साथ कंबाइन करना तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही तो लिखना पड़ेगा, और क्या लिखेंगे? चले आइए ग्राफ की बात करें बेटा। डी ब्लॉक में मैंने बोला था एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला ग्राफ हम लोग कौन सा ले रहे हैं बेटा? 3D सीरीज का ले रहे हैं। ध्यान सुनो, आप यहां पर देखिए तो रेडियस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पर रेडियस दे रखा है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर दे रखा है। इधर से इधर जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा हूं, हटा देता हूं तो इसमें कंबाइन कर देना। आइए अब यहां पर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। एक बात याद करिएगा, कल हमने जो कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर पढ़ा था, कोवेलेंट रेडियस का जो ऑर्डर पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बोला था? फे को नी का साइज क्या होता है? बराबर। कॉपर जिंक में साइज बढ़ जाता है और शुरू में साइज कम होता है। ये ग्राफ तो वो हो गया। और मैंने कल बोला था पहले मेंबर और आखिरी मेंबर में से किसका साइज बड़ा होगा? पहले मेंबर का साइज बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो स्कैंडियम ऊपर की तरफ है, या 3D 4D 5D में किसी को भी देखो, इस पहले मेंबर का साइज बड़ा है
कंपेयर टू द लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, है ना। वैसे तीनों में से ही वो बड़ा ही होता है, तीनों में से किसी का भी लास्ट ले लो, ये सबसे ऊपर ही होता है, ये ऊपर ही होता है, पर ठीक है अपनी सीरीज में तो कम से कम बड़े होते ही। आइए अगला पॉइंट। जैसा इसका ऑर्डर है बिल्कुल वैसे ही 4D और 5D में भी देखा गया, उसकी वैल्यू हालांकि एनसीईआरटी नहीं दे रखी है, तो अपने को ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से अपन ने कर लिया। अब बात क्या समझनी है, 3D के जैसे ही 4D बना, लेकिन 4D और 5D के ग्राफ को समझिए, वो जो हमने पढ़ा इतना वो इस बात को समझने के लिए पढ़ा। लेकिन उसके बाद से 3D और 4D का साइज में तो गैप है, लेकिन यहां पर साइज क्या हो जाता है, लगभग सेकेंड ईयर लाएंगे में गैप था, बढ़ा और बढ़ा, टी जरा हाफ, जरा और हाफ का साइज लगभग बराबर, वे नवाब थे, साइज लगभग बराबर। तो ये आप आगे देखिए, दोनों 4D और 5D को जितना क्लोज आप बना सकते हो उतना बना दे, पर थोड़ा सा गैप रखिएगा ताकि समझ में आ सके कि दोनों अलग अलग लाइनें हैं। तो इन दोनों का यहां से 4th ग्रुप ऑनवर्ड्स, 4 से लेकर 12th ग्रुप तक 4D और 5D का साइज लगभग क्या मिलेगा बेटा, बराबर, और उसका रीजन क्या रहेगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नोट करने से आगे बढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस। क्या बेटा, हाँ कौन से, और जब बताता हूं तो क्या करते हो, कहाँ ध्यान रहता है? नीचे कम ध्यान दिया करो, ऊपर भी ध्यान दिया करो, मतलब कॉपी में कम ध्यान दिया करो, सुनने पे ध्यान दिया करो, ठीक है। एक बात, अगर मैं इसको ऐसा बना देता तो ये कौन सा ग्राफ होता, तो अगर मैंने ऐसा नहीं बनाया है तो ये कौन सा ग्राफ है? चलो बेटा ना, अब यहां पर ध्यान देंगे,
इस ग्राफ को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं, और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो आ सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का। और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और रेडियस अगर उसमें हम कंबाइन कर दे तो जेड इफेक्टिव और रेडियस क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान सुनेगा, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन को देखकर जज करना आना चाहिए। मैंने बोला 6 टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको जज करना आना चाहिए क्वेश्चन कौन से टाइप का है। एक बात सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपको एलिमेंट ऐसे मिल रहे हो, न्यूट्रल बॉडीज मिल रही हो, तो न्यूट्रल बॉडीज या तो पीरियड वाला क्वेश्चन होगा, या ग्रुप वाला क्वेश्चन होगा, या दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप वाला क्वेश्चन होगा, या रैंडम वाला क्वेश्चन। लेकिन जब भी आपको चार्ज ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हो सकता है, या ये क्वेश्चन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का हो सकता है। क्योंकि आपने अभी तक जितने भी केसेस पढ़े उनमें अगर मैं 4F का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केस है पीरियड वाला उसको छोड़ दूं तो बाकी सब जगह आपने न्यूट्रल 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 का ही केस पढ़ा हुआ। अभी जैसे ही आपके सामने ये चार्ज ऑब्जेक्ट आए तो चार्ज ऑब्जेक्ट आते एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये सेम पीरियड सेम ग्रुप का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपको क्या मिलेंगे बेटा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, न्यूट्रल एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे ही चार्ज आया दो ही चीजें हो सकती है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। और अगर आप इसको देख रहे हैं और आपको ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दिख रहे हैं तो यकीन मानिए खत्म हो चुका खेल आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है। क्या यहाँ पर अलग अलग एटम दिख रहे हैं? यस, चार्ज भी अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग एटम पे अलग अलग चार्ज है। दिमाग में सबसे पहली घंटी कौन सी बननी चाहिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। अब आप यहां तक तो पहुंच गए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक को जाना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया हो, यह बात भी ध्यान रखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना जरूर है, चेक जरूर करना है, क्योंकि कई बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया होगा, कई बार नहीं भी दिया होगा। इसको देखें पहले, 7 + 3 10, 8 + 2 10, इतना समझ में आता है कि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनको देखो ये सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटे, मतलब ये भी आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे वो समझिए। आपको जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगा तो चार्ज बॉडीज मिलेंगी, बहुत सारे चार्ज होंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे, कुछ भी होगा। आपको सारे प्लस वालों को एक तरफ और सारे माइनस वालों को एक तरफ, पहला तो ये करना है। जैसे मैंने माइनस एक तरफ कर दिया प्लस, आप प्लस और माइनस इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सारे माइनस वाले एक तरफ, सारे प्लस वाले एक तरफ, और उन माइनस में ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इधर एक कोने पे मैक्सिमम नेगेटिव और एक कोने पे मैक्सिमम, ये अरेंजमेंट आपको करना है। क्योंकि अभी तो मैंने अरेंज करके दिया, एग्जाम में हो सकता है जंबल करके देते, इसलिए अपने को अरेंजमेंट करना आना चाहिए। आपने जब ये अरेंजमेंट कर दिया उसके बाद देखिए क्या करना है, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, और जेड इफेक्टिव सबसे कम तो साइज सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, और जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा साइज सबसे कम। ऑर्डर आपको मिल चुका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑर्डर आपको मिल चुका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आइए अगले वाले केस पे। अभी आपको जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिए हुए थे वो तो ठीक था, लेकिन एग्जाम में फिर एक और नया पृष्ठ आपके सामने पेश करता क्या, कि दो इनमें से दे दिए, दो इनमें से दे दिए, दो अगले वालों में से दे दिए, ये भी क्वेश्चन दे देता है। तो अब क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। ये जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बने हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये न्यूट्रल एटम्स ने चार्ज गेन किया है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लूज किया है। एक बात बताओ, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके आयन क्यों बनना चाहता है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। क्या ये इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है? क्या ये इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है? तो इसके बाद जब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक आए ना, क्योंकि आपको क्या 10 और 18 इलेक्ट्रॉन तो गिनने आएंगे, इसके बाद वाले का मैं पूछ लूं ना एटॉमिक नंबर, असर जाओगे यहीं पे, नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर 10 से 18 है, आपको ये समझ में आ रहा है कि 10 और 18 तो नहीं है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए अगला इनर्ट गैस कौन हो सकता है, 36 या 54 या 86, उसमें से हिट एंड ट्रायल लगा लेना कि क्या होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। आइए इधर, यहां पर क्योंकि ये जो भी आयंस बन रहे होंगे वो क्यों बन रहे होंगे, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करते वक्त आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस होती है, 10 होती है, 18, 36, 54, 86।
2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस मतलब फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस, फर्स्ट पीरियड मतलब आउटर मोस्ट शेल 1, आउटर मोस्ट शेल 2, 3, 4, 5, 6। और क्या जनरली आपने ऐसा पढ़ा है कि जैसे जैसे शेल बढ़ता है वैसे वैसे साइज बढ़ता है? ये जनरली है बेटा, ये हमेशा नहीं होगा, इसके एक्सेप्शन ढेरों एक्सेप्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में एक दो एक्सेप्शन काम आएगा, खासकर एक लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप वाला हम लोग पढ़ेंगे, वही काम आएगा। लेकिन हाँ, इतना पता होना चाहिए कि जनरल होता है, ऐसा हमेशा होगा, जरूरी नहीं। अभी हम लोगों ने डाउन द ग्रुप की भी बात करी थी। डाउन द ग्रुप में हर जगह थोड़ी साइज बढ़ रहा था, कहीं पर साइज बराबर भी हो रहा था, कहीं कम भी हो रहा था, तो ये जनरल बात है। आइए, O2 माइनस F माइनस ये आपको दिया। अब आप देखिए, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये न्यूट्रल बॉडीज दिख रही है, चार्ज बॉडीज दिख रही है। चार्ज बॉडीज में दो ही केस बनेंगे, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट बनेगा। ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट तो पता ही नहीं है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे जाना है, लेकिन हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक को जरूरी नहीं, इसलिए चेक जरूर करना है। ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन, ये है 36 इलेक्ट्रॉन और ये है 54 इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, तो हम क्या करें, ऊपर वाले पॉइंट की हिंट लेंगे। 10 से बड़े कौन होंगे? 18। इन दोनों से बड़ा ये दोनों, इन दोनों से बड़ा ये, इन दोनों से बड़ा ये। क्या 10 और 10 को सॉल्व करना आता है हमें? यस। क्या 18 और 18 को सॉल्व करना आता है हमें? यस। अभी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा हूं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइएगा, इसका जब हम सॉल्यूशन बनाते, बताइए दोनों में से छोटा कौन होगा? F माइनस। जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसका साइज कम, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। किसमें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों से बड़े ये सब होंगे। अब इसके बाद बारी किसकी आई? 18 वालों की। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर जमा रहे हैं, तो पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। और इसको हमने कैसे कंपेयर करा कि ये छोटे या बड़े हैं? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों क्या थे आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉन। 18 से बड़े ये दोनों, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो समझ में आना चाहिए कि बेटा Br माइनस छोटा होगा और I माइनस क्या होगा? बड़ा होगा। आइए, ये हो गया 36 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 54 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए नेक्स्ट केस को भी देख लेते हैं इसी पैटर्न में। आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उनपे अलग अलग चार्ज दिख रहे हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। चेक करेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक को, ये दोनों आ जाएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा इसके बाद 36 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आ जाएंगे बेटा 54 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। अब आइए, 10 से बड़े 18, 18 से बड़े 36, 36 से बड़े 54, लेकिन 10 10 में तो है, तो इनको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे बेटा? Z इफेक्टिव से सॉल्व करेंगे। छोटे से बड़े में अरेंज कर दे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज कम साइज ज्यादा। 10 इलेक्ट्रॉन वाले आ गए। इन 10 वालों से बड़ा कौन मिलेगा बेटा? 18। 18 में कौन आ रहा है? एक ही आ रहा है, स्कैंडियम +3, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया। 18 से बड़ा कौन आ जाएगा? 36 आ जाएगा। एक ही एलिमेंट आ रहा है, कौन आ रहा है? Y+3 है ना, ये आ गया। लेकिन अब 36 से भी बड़े 54 होंगे, और 54 में दो हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज छोटा, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज बड़ा, तो ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे दे, दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक को मर्ज करके दे दे, ये क्वेश्चन बन के आते हैं।
चलो बेटा ना, अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का। और इसमें भी कल मैंने आपको बोला था वही फॉर्मूला यूज आएगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। आइए क्वेश्चन आपको आया MnO MnO2 Mn2O7, उसमें क्या बोला बेटा, रेडियस ऑफ मैंगनीज कंपेयर करना, अगले वाले में क्रोमियम के ऑक्साइड दे रखे और उसका क्रोमियम का रेडियस कंपेयर करना। एक बात समझ में आनी चाहिए, तीनों में मैंगनीज 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 कंपेयर करना है, क्रोमियम 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 कंपेयर करना, मतलब एक ही एलिमेंट का रेडियस कंपेयर करना, और स्पीशीज क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। इसमें भी क्या काम आएगा बेटा, चार्ज। चार्ज दिया नहीं आपको, जैसे इसमें तो दे रखा है, यहाँ दिया नहीं है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबसे पहले निकाल लेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है साइज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा। एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव, एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज कम। अब आइए, ये चार टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद दो टाइप बच रहे हैं, एक दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप वाली कहानी और एक रैंडम वाली कहानी है ना। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, ये हम लोग जो दो केस पढ़ रहे हैं, ये दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप की कहानी है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, क्या आपको सारे स्पीशीज न्यूट्रल दिख रहे हैं या चार्ज दिख रहे हैं बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट तो कभी भी आ ही नहीं सकता। अब चार जो केस बचे उनमें क्या बचता है, सेम पीरियड। इतना समझ में आ रहा है कि सेम पीरियड तो नहीं है और सेम ग्रुप भी नहीं है, तो फिर दो ही चीजें बचती हैं, या तो दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप होगा या रैंडम केस होगा। और इतना समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पीरियड का जब भी क्वेश्चन आएगा दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप का, सेकंड और थर्ड पीरियड का ही आएगा, तो देख के समझ में भी आ जाएगा आपको। ये ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स बेटा, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, और पीरियड भी एडजेसेंट है दोनों, सेकंड और थर्ड पीरियड। दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप। यहां पर भी देखें ग्रुप नंबर कौन कौन सा दिख रहा है आपको, 15 और 16 दिख रहा होगा। और पीरियड की भी मैं बात करूं तो कौन कौन सा पीरियड आएगा, सेकंड और थर्ड पीरियड आएगा, मतलब नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया। जब भी दो लगातार पीरियड और दो लगातार ग्रुप का क्वेश्चन आए, किसके अंदर, एटॉमिक रेडियस के अंदर। रेडियस की बात कर, आई में हो सकता है कुछ और हो, ई में हो सकता है कुछ और हो, लेकिन रेडियस में ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रायोरिटी देनी है नंबर ऑफ शेल्स को, शेल से सॉल्व करेंगे। आप देखिए इन दोनों के पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने का मतलब क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या है 2, इसका आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या है 2, मतलब इनमें कितने शेल है 2, इसमें कितने शेल है 3, इनमें कितने शेल है 2, इसमें कितने शेल है 3। दो शेल के मुकाबले तीन शेल वालों का साइज हम लोग क्या मान के चलेंगे, ज्यादा। दो शेल के मुकाबले तीन शेल वालों का साइज क्या मान के चलेंगे, ज्यादा। मतलब इन दोनों से बड़े ये दोनों और इन दोनों से बड़े ये दोनों, ग्रेटर का साइन लगा दिया। अब आप बताइए दो दो में क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, यस। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, यस। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है पीरियड में। आइए, ये दोनों छोटे थे, ऊपर वाले दोनों छोटे थे, और दोनों में भी छोटा कौन है बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा सल्फर। यहां पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन छोटे, फास्फोरस और सल्फर बड़े। दोनों छोटों में छोटा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा फास्फोरस। तो आपको जब दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन आएगा, आप किससे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स, है ना। ये आप ऑर्डर नोट कर ले, मुझे याद दिला देना, कल मैं इसमें नोट लिखा दूंगा आपको कि भाई दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप में शेल नंबर लगाना, उसका एक है ना पॉइंट भी हमें समझना, तो कल याद दिला दीजिएगा, उसको डिस्कस करेंगे।
सभी को गुड आफ्टरनून। सिट डाउन प्लीज, बैठिए। ये भी एंड नहीं हुआ गया।